सुप्रभात छात्रों, मैं अंजलि गुप्ता अरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन कॉलेज की बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा। मेरा रोल नंबर है 17। मैं संस्कृत विषय का एक बहुत ही रोचक विषय आप 8वीं क्लास की 8वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी, उसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये देखिए, एक ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, हल्के नारंगी रंग का एक बालक है जो हाथ मिला रहा है। फिर ये थोड़ा सा साजन कलर है, यहाँ पर गुलाबी रंग गहरा, मतलब अलग अलग रंगों के यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो चित्र हमें व्यक्त कर रहे हैं। उन सब ने यहाँ पर हाथ मिलाए हैं। ठीक है, या तो सब अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। अब यहाँ पर है आई। अगर हर एक व्यक्ति आई बोलेगा तो क्या हो गया, सब लोग अलग अलग हो गए, लेकिन सभी मिलकर अगर कहें वी तो ये सभी लोग एक हो जाएंगे। वी मतलब ऑल ऑफ देम, आई इंडिविजुअल। यहाँ पर जैसे आप लोगों को भी पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है पजल गेम खेलना। पजल गेम जो एक खेल होता है जिसमें अलग अलग कुछ टुकड़े होते हैं कागजों के या हार्डबोर्ड के, उनको मिलाकर हम लोग एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं। उसको हम पजल गेम, आप सब लोग जानते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग टुकड़े रहते हैं, लेकिन जब उनको मिला देते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। अब ये देखिए, एक चाबी है लेकिन ये सब पूरा एक चाबियों का गुच्छा है, पूरा एक समूह है। दिख रहा है ना आपको? यस, बहुत अच्छा छात्रों। ओके, सुप्रभात छात्रों, मैं अंजलि गुप्ता अरिहंत कॉलेज बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आप लोगों को संस्कृत के रोचक विषय के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से पढ़िएगा। अंत में आपसे मैं इन्हीं सब तथ्यों के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो आप लोग एक बात बताइए कि आपको बिखरा हुआ घर अच्छा लगता है या सुव्यवस्थित? हाँ बिल्कुल, आपको सुव्यवस्थित घर, सजा संवरा घर पसंद आता है ना। वैसे ही अगर हमारी भाषा बहुत बिखरी रहे, जिसमें बिल्कुल हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एक होता है कि हम लोग आपको सिंपली पढ़ा देते हैं ए फॉर एप्पल, ऐसे अनार, उसमें आपको नहीं मज़ा आता है ना, उतना अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जब हम उसको किसी संगीतात्मक लय में लयबद्ध करके पढ़ाते हैं, चित्र दिखाकर पढ़ाया जाता है, तो आपको वो बहुत अपने तरफ आकर्षित करने वाला एक तरीका होता है। तो उस तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुव्यवस्थित तरीका, यानी बहुत ही ज़्यादा विस्तार से और सुव्यवस्थित व्यवस्थित अच्छे से बंधे हुए तरीके से जो पढ़ाया जाता है उसको हम बोलते हैं सुव्यवस्थित तरीका। ऐसे ही हमारे व्याकरण में एक शीर्षक आता है जिसका नाम है समास। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। चलिए पढ़ते हैं समास। जानने से पहले पहले हम समझेंगे समास क्या होता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समास की परिभाषा का। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। मीन्स अगर हम इंग्लिश में देखें तो मतलब किसी चीज को ब्रीफ करना, शॉर्ट करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, मीन्स कंसाइज्ड। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो उसमें कई सारे शब्द होते हैं, परंतु अगर हम उसको सबको मिलाकर एक सुंदर सा तरीके से एक शब्द बना दें जो कि बहुत सुंदर लगता है, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, समास। तो आज हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए, समास की परिभाषा तो आप लोगों ने सीख ली है। अब आप बताइए,
आपको मैं बताती हूँ कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के बारे में, समास के प्रकार के बारे में हमेशा मतभेद रहा है, परंतु तत्पुरुष समास जो है इसी के अंदर हमारा नंद पुरुष, तत्पुरुष, बहुत सारे समास, 3-4 समास और आ जाते हैं, परंतु वो तत्पुरुष समास के ही अलग अलग रूप रहते हैं। द्विगु समास और नंद तत्पुरुष, परंतु वो इसी के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो हम आज उस रूप को ही, एक ही रूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। कुछ लोग अव्ययी भाव से शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। इसमें हम लोगों को किसी भी क्रम का कोई भी पालन करना जरूरी नहीं है, परंतु तत्पुरुष समास क्योंकि इसके अंदर हम लोगों के बहुत सारे समास होते हैं, तो हम सबसे सर्वप्रथम इसका अध्ययन करना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं समास का। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो हम अव्यय भाव से शुरू करें। चलिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, यानी मति के अनुसार, किसी चीज की बुद्धि के अनुसार। देखिए यहाँ पर 3 शब्द हैं, किंतु इन तीनों को ही अगर हम छोटा रूप कर दें, संक्षिप्त रूप कर दें, तो वो हो जाता है यथामति। ऐसे ही आमरण, यानी मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत, उसका एक शब्द क्या बन गया? आमरण। ये सब इनका पहला पद क्या है? अव्यय है, इसलिए इसको हमने अव्यय भाव समास का नाम दिया है। अब देखिए तत्पुरुष समास, जिसका मैंने बताया कि इसमें पहले से ही बहुत विस्तृत होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, अभी इसमें क्या था? पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान है। और पूर्व पद गौण हो, मतलब पहले वाला जो पद है वो छोटा हो और बाद वाला पद मुख्य हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास द्वारा लिखी गई, उसको हम क्या बोलेंगे? तुलसीदास कृत। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय पद प्रधान है कृत। अब द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते, इसमें क्या था? इसमें पूर्व पद प्रधान था, इसमें आखिरी का पद प्रधान था, परंतु इसमें दोनों ही पद यानी शब्द, दोनों शब्द का अपना अपना प्रधानता होती है, अपना अपना महत्व होता है। कोई भी पद ऐसा नहीं होता कि एक पद छोटा एक बड़ा है, दोनों ही बराबर का महत्व रखते हैं। तथा विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि माता पिता, तो माता भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, बराबर की महत्व रखती है, और पिता भी। दिन रात, दिन या रात, ठीक है, तो दिन और रात दोनों ही बराबर हमारे लिए महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से यह हुआ द्वंद्व समास। फिर बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, कुछ को किसी का भी पद प्रधान है लेकिन कोई तीसरा ही अर्थ उसका निकल कर आता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी हम लोग इसमें मानकर चल रहे हैं कि कोई जो हम पढ़ रहे हैं उसका कोई तीसरा ही मीनिंग निकल कर आता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। चलिए तत्पुरुष समास के हम उदाहरण का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही इसकी परिभाषा बता चुकी हूँ। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कृष्णमाश्रित, यानी यहाँ पर दो कौन कौन से हैं? कृष्णम प्लस श्रित, कृष्ण के ऊपर आश्रित। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? छोटा कर दिया, इसका कंसाइज रूप कैसे हो गया? संक्षिप्तीकरण कृष्णाश्रित, यानी कृष्ण जी पर आधारित। द्वितीय तत्पुरुष, जो आपने पढ़ा है विभक्ति या फिर कर्म प्रधान, तो कर्म क्या होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष। ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ।
ग्रामगतः हो गया। यहाँ पर इसका समास विग्रह हो रखा है। देखिए पहले वाला जो ये हमारी सीरीज है, पहले वाली जो लाइन है, पंक्ति है, इसमें हमारा विग्रह रूप है समास का, और यहाँ पर समास किया हुआ है। हरिना त्रातः है यानी भगवान के द्वारा सताया हुआ। हरित्रातः तृतीय तत्पुरुष हुआ यहाँ पर। द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति। भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि, भूत बलि हो गया है। चतुर्थी तत्पुरुष, यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष यानी चतुर्थी विभक्ति का हमने अध्ययन किया। चौरात भयम, चोर से डर, चोर भयम यानी चोर का डर। इस शब्द का भी अर्थ वही है और इसका भी, परंतु ये विस्तृत रूप में हो गया और ये संक्षिप्त रूप में हो गया है। यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति का अध्ययन किया? पंचमी तत्पुरुष। अब राज्ञः पुरुष यानी राजा का पुरुष, राजपुरुष। इसका जो समास किया हुआ रूप है वो है राजपुरुष, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वो हो जाता है राज्ञः पुरुष यानी राजा का पुरुष। यह हुआ षष्ठी तत्पुरुष का के की आप लोगों ने पढ़ा है। संबंध जहाँ पर हम लोगों को कोई विभक्ति बताती है वो होती है षष्ठी तत्पुरुष। अक्षेषु शौंडे है, आंखों में, आंखों में जो तारा होता है उसको अक्षेषु शौंड है, अक्ष शौंड है। सप्तमी तत्पुरुष, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है जगह से, आंख में, कहाँ में, यहाँ पर, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास, हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं परिभाषा, परंतु उदाहरण जानने से पहले परिभाषा को पुनः स्मरण करना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बता देती हूँ। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा विग्रह करने पर और यह लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देखिए यहाँ पर बीच में हमने लाघव चिन्ह लगाया है, यहाँ पर पाप और पुण्य हो गया है। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर आप देखिए समास पद क्या है, समस्त पद या समास पद, और जब इसका विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पर और लगाकर इनका विग्रह किया है। बहुव्रीहि समास। अब हम आखिरी समास के लिए पढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें जो हमारा समास पद होता है उससे भी ज्यादा उसका अर्थ जो निकल रहा है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, दश हैं आनंद जिसके यानी दशानन, ये समास पद है दशानन, और अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो होता है दश हैं आनंद जिसके यानी रावण। आपने देखा कि ये ऐसा में कैसे समझ में आता है कि रावण हो सकता है? 10 मुख किसके होते हैं? बाकी तो किसी के भी 10 मुख हमने नहीं देखे हैं। सिर्फ हमने रामायण में पढ़ा है कि रावण के 10 मुख होते हैं यानी 10 मुंह होते हैं, 10 फेस होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को मालूम है कि रावण को ही हम लोग 10 आनन यानी 10 हैं आनन जिसके। अब देखिए ना 10 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना ही आनन हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है, ना 10, परंतु जो इन दोनों को मिलाकर हमारे लिए तीसरा पद, जिसको कि हम लोगों ने हमारे दशानन बोलने के साथ ही या 10 है आनंद जिसके, हमारे सामने किसकी प्रतिमा उभर कर आती है? रावण की। तो हमें समझ में आता है कि हम लोग रावण के बारे में बात कर रहे हैं और वो तीसरा पद हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, नीलकंठ, नीला गला। नीला गला किसका होता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, क्योंकि शिव जी ने जब दानवों और देवताओं के बीच में झगड़ा हो गया था, कलह हो गई थी, युद्ध हो गया था, उस वक्त जो समुद्र मंथन से जहर निकला था वो शिवजी ने पिया था, उसकी वजह से उनका गला नीला हो गया था, तो इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ।
तो हमें नीलकंठ बोलने के साथ ही समझ में क्या आता है कि ये हम शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक और मैं उदाहरण देती हूँ आपको। गजानन, गज है जिसका आनन, यानी किसका होता है गणेश जी के जैसा मुख? गणेश जी का होता है ना हाथी के जैसा मुख, गज आनन। गज यानी हाथी, आनन मीन्स चेहरा। तो हाथी के जैसा चेहरा किसका है? गजानन महाराज यानी गणेश जी का। तो गजानन बोलते ही हमारे दिमाग में किसकी आकृति उकेरी जाती है? गणेश जी की। तो यहाँ पर ना हमारे लिए हाथी उतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ना ही हमारे लिए मुख महत्वपूर्ण उतना है, परंतु हमारे लिए जो इन दोनों पदों को मिलाकर एक तीसरी आकृति हमारे दिमाग में आती है वो है गणेश जी की। वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तीसरा पद हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। अब देखिए सुलोचना, यहाँ पर है सुंदर है लोचन जिसकी, यानी जिसकी सुंदर आंखें हैं। लोचन यानी आंखें, अर्थात मेघनाद की पत्नी। तो सुलोचना बोलते ही हमारे दिमाग में किसकी छवि उभर कर आती है? सुलोचना की, जो कि मेघनाद की पत्नी थी, क्योंकि उसके बहुत ही सुंदर नेत्र बताए जाते हैं। ऐसे दो पद होते हैं वो जुड़कर, लेकिन उनको देखकर हमारे मन में कोई तीसरी छवि जो उभर कर आती है उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास, क्योंकि हम किसी और के बारे में उस वक्त कल्पना कर रहे होते हैं। अब देखिए अव्यय भाव समास की मैं आपको और पहचान बता देती हूँ। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है, जैसे तत्पुरुष में हम क्या विभक्ति चिन्ह हमने प्रयोग किया था, परंतु अव्यय भाव में और तत्पुरुष समास में यही अंतर है कि उसमें समस्त पद अव्यय होता है। अव्यय समास के मैं कुछ और उदाहरण आप लोगों को बताती हूँ। आजीवन भर, आजीवन यानी जीवन भर, थ्रू आउट द लाइफ। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यानी यथाशक्ति भी शक्ति के अनुसार, और यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार। यथा विधि विधि के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज एवरीडे। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ऑन द मोमेंट। रातों रात, रात ही रात में, इन द सेम नाइट। प्रति वर्ष, हर वर्ष, एवरी ईयर। आमरण, मरण तक, टिल द डेथ। खूबसूरत, अच्छी, खूब बहुत, सूरत अच्छी सूरत वाली। प्रतिदिन, एवरीडे। बेशक, बिना किसी शक के बिना। निडर, बिना डर के बिना। निसंदेह, संदेह के बिना, बिना किसी शक के। ठीक है छात्रों, अभी मैंने आप लोगों को समास बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब मैं आपसे कुछ उदाहरण पूछूंगी, कुछ ना कुछ उसमें से प्रश्न पूछूंगी, उन सब के आप लोगों को मुझे अच्छे से उत्तर करके बताने हैं। तो इसको आप लोग तुरंत से मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ।